अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि हमने सोचा कि जी जरा आपको बताया जाए, जो लेटेस्ट न्यूज है वो हम बनाते रहते हैं और आपको पता भी है बहुत दफा मैं सोलो भी बना देती हूँ जो न्यूज अपडेट होती है, लेकिन आज हमारे साथ हमारे जो मीडिया कोलीग हैं फखर यूसुफजई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फखर आप जानते ही हैं कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है फ्रॉम इस्लामाबाद और इसके अलावा अपना एक यूट्यूब चैनल भी वो रन करते हैं। तो हम फखर से बात करेंगे और जो लेटेस्ट न्यूज हमारे पास है या जो न्यूज अपडेट है जिसके ऊपर हम उनसे उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे, उसमें एक तो मीडिया वर्कर्स जो है पाकिस्तान में और सब जगह वहां पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स चल रही है। चैनल्स को रोका जा रहा होता है, न्यूज देने से बार बार म्यूट किया जा रहा होता है, दौरान उसके यानी शो के दौरान बार बार जो है वो वॉइस को म्यूट किया जा रहा होता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और फिर एक लंबे अरसे के बाद तकरीबन 8 महीने के बाद जो है वो मीर शकील रहमान साहब को जो है वो नैब ने छोड़ा है और उनको रिहा किया गया है, जो कि उनका 34 या 35 साल पुराना केस था। उसके ऊपर केस चलाना शुरू किया था, उसमें उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो अपनी जगह पर ठीक होती हुई हमें नजर आती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। लेकिन जिसमें से एक बहुत दबाव डाला गया जियो टीवी पर, जंग अखबार के ऊपर, दी न्यूज पे, कि वो इस तरह से खबरें ना लगाएं जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाए या जिसे कहना चाहिए सच ना बोले। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि जियो टीवी ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने जो सही न्यूज थी वही पहुंचाई। उसमें खास तौर पे शाहजेब खानजादा का मैं नाम लूंगी, जो हमेशा ही मैं लेती हूँ कि वो बहुत जबरदस्त शो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। इसके अलावा जी हम बात करेंगे, आप सभी जानते हैं कि एक आईजी साहब थे जिनको उठा लिया गया था। और हमारे यहाँ तो जैसे होता है कि लोग आईजी को फोन करते हैं कि जी हमारे किसी दोस्त किसी रिश्तेदार को उठाया गया, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और थी, हमने आईजी साहब को ही उठा लिया गया था। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और महंगाई के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब अभी तक 27 टाइम्स नोटिस ले चुके हैं महंगाई का, कि जी महंगाई हो गई है, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये महंगाई तो अपोजिशन ने की है, हमने तो कुछ किया है कुछ नहीं है। तो आपको तो पता है ना इमरान खान साहब का, वो तो मतलब कुछ भी बोलते हैं। तो अब उन्होंने ये कह दिया है कि जी महंगाई जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने देखी है, सारी जो है ना पिछली गवर्नमेंट जो जा चुकी है सालों से, ये उनका किया था। तो भाई आप फिर नोटिस किस बात का ले रहे थे? 27 साल, 27 दफा आपने 27 टाइम्स आपने जो नोटिस लिया है वो किस चीज का लिया है? इस सब पे हम बात करते हैं और चलते हैं जो हमारे दोस्त और मीडिया कोलीग हैं फखर यूसुफजई, उनकी तरफ। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन थैंक यू किया। वेरी मच। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। आपने सुनी जो बात मैंने कही और इमरान खान साहब ने जिस तरह तरीके से, हम सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के ऊपर, कि जी 27 टाइम्स उन्होंने नोटिस लिया महंगाई का और 28वीं बार उन्होंने कहा जी ये तो पिछली गवर्नमेंट्स कर गई है, हमने तो किया कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच और आपके व्यूअर्स के लिए ये बात करूंगा कि इमरान खान साहब की समझ नहीं आती बात। लोग उनके लिए बहुत अजीब अजीब किस्म के अल्फाज भी यूज करते हैं कि वो ऐसे हैं वो ऐसे। वो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि ना ही यूज करूं, क्योंकि उनकी एक बात नहीं होती, मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। महंगाई वो कहते नहीं है, बल्कि ये मीडिया और अपोजिशन ने एक जिसे कहते हैं कि एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ और अवाम को वर्गलाया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप कहें कि महंगाई है। हालांकि आज भी डी चौक में हमारा एक धरना था जर्नलिस्ट का, मैं खुद वहां पर मौजूद था, हमारे सीनियर काफी सारे जर्नलिस्ट भी वहां पर थे। यही बात हो रही थी कि खान साहब ये ड्रामा, मतलब एक और ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, एक और जिसे कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि भाई महंगाई का ताल्लुक मीडिया से क्या है। अगर कोई चीज सस्ती मिलती है तो मीडिया किस लेवल तक उसको महंगा करके दिखाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर घी तेल जो है वो 100 रुपए किलो या लीटर होगा और मीडिया कहेगा कि नहीं ये तो 200 रुपए किलो या पर लीटर है। दूध अगर आपको 100 रुपए या 80 रुपए लीटर मिलता है और मीडिया दिखाता है कि 150 है। इस तरह की सारी चीजें जितनी भी होती हैं, अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट में सारे लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाती हैं, शायद इमरान खान साहब नहीं जाते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
और आज भी हामिद मीर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि खान साहब आप यहाँ पे छोड़ दें पार्लियामेंट को, ये 7 अपारा मार्केट है, वहां से 5 मिनट की ड्राइव है, वहां चलते हैं, आवाम भी होगी, दुकानदार भी होगा, आप भी होंगे, या आप पे कोई कैबिनेट का आदमी होगा, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खान साहब जो है वो कहते हैं नहीं, उन्होंने महंगाई भी मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खाते में डाली हुई है, उन्होंने करप्शन भी इन दोनों के खाते में डाली हुई है, मुल्क की हालात जो खराब है वो भी इन चीजों में डाले हुए हैं, और ऊपर सोने पे सुहागा जो अपने चमचे रखे हुए हैं उसने, ठीक है, जो चमचे रखे हुए हैं जिन बेचारों को, जिसे कहते हैं कि कोई चपड़ासी ना रखे, वो चमचे जो स्पोक्स पर्सन के नाम पे वो काम कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी करनी है, वो गलत गलत किस्म के मशवरे देते हैं और आके टीवी पर मतलब अजीब अजीब किस्म की बकवासें करते हैं अवाम के सामने, लोगों के सामने, और शाम को खान साहब के पास जाते कहते हैं यार इतनी पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन मीडिया फिर भी नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, इतनी मुस्बत चीजें हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन हमारा मीडिया जो है उसको नेगेटिव करके दिखा रहा है। कर्जे हमारे जो 14,000 अरब थे वो 35,000 अरब पे पहुंचे, मीडिया का कमाल है कि वो उसको 35,000 अरब दिखा रहा है। आपके बाकी जो सर्कुलर डेट्स थे वो 2500 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए, ये 500 अरब से चढ़कर ये 2500 अरब पे, ये आपके सर्कुलर डेट्स जो है, जो बिजली में और बाकी चीजों में नुकसान होता है वो, और जो महंगी कर रहे हैं वो अलग है कि हर महीने आज भी 48 पैसे फी यूनिट महंगा हुआ है। क्या ये मीडिया दिखा रहा है? मीडिया ने ये खबर दी है कि भाई बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, दैट्स इट। मीडिया ने तो आपको ये नहीं कहा कि आप महंगी कर दें या इसको सस्ती कर दें, वो तो अवाम की आवाज लेके आपके पास पहुंचेगा, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द शहबाज गिल जैसे बंदे या बाकी आपके जो चमचे कड़चे आपने रखे हुए हैं, उन्होंने खान साहब अपनी रोटियां मतलब जिसे कहते हैं हलाल करने की कोशिश करनी है, वो नौकर लोग हैं, उन्होंने और क्या करना है, दरबारी मैं उनको कहता हूँ, दरबारी का कोई काम नहीं होता। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपका दरबारी नहीं हूं, ना आपका कोई एम्प्लॉय हूं, ना आपका कुछ और हूं, मुझे खबर देनी है और जो रियलिटी होगी मैं मार्केट में जाके चेक करता हूं, जो जो पोजीशन होती है मैं वही आके लोगों को बताऊंगा। ये नहीं करूंगा कि मतलब आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या किसी और जगह बैठकर एयर कंडीशन कमरों में या फिर मतलब जबरदस्त किस्म की आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर के, और मैं कहता हूँ यार सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। तो ये कहानी जब तक खान साहब, इमरान खान साहब इन चीजों से नहीं निकलेंगे, मेरे ख्याल में हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे, बल्कि मैं कहता हूँ मजीद इससे बदतर हो सकते। लेकिन वक्त कर्जों की जैसे आपने बात की, तो वो जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, जिनके इमरान खान साहब ने गाड़ी भी चलाई थी, आपको याद होगा, उनके ड्राइवर भी बने थे, सऊदी अरब, वो जो क्या कहा जाता है मुस्लिम उम्मा, तो सबसे ज्यादा जूते तो हमें मुस्लिम उम्मा ही मारती है। वैसे यार सोचते नहीं है यार, ये लोग मारते हुए जरा नहीं सोचते कि भाई थोड़ा सा लपेट के मार लिया करें। तो वो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए, मतलब कमाल ही कर दिया है। हमसे कहा पहले थोड़े पैसे मांगे, जो बाकी के रह गए थे वो भी वापस मांग लिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब क्यों सऊदी अरब हमसे इतना नाराज, और हम कब तक चाइना से ले लेके सऊदी अरब को वापस करते रहेंगे पैसे? बिल्कुल 3 अरब डॉलर थे सऊदी अरेबिया के, उन्होंने 1 अरब डॉलर पहले मांगा था जब कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर इशू के ऊपर हमारे साथ सऊदी अरेबिया जो ओआईसी है वो खड़ा नहीं होता, तो उस पे एमबीएस बुरा मान गए थे कि भाई पैसे हम आपको देते हैं और आप हमसे ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि हम इंडिया के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ आपका साथ भी देंगे यूनाइटेड नेशन में या किसी और फोरम के ऊपर हम आपका साथ देंगे, तो ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। मतलब हम आपको पैसे देते हैं तो मर्जी हम अपनी करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। भाई वो बादशाह, वहां पे बादशाह थे, किंगडम है सऊदी अरेबिया में, वो शाही फैमिली है, रॉयल फैमिली है, वहां पर बड़े बड़े मतलब उनके महल हैं, अपने जहाज है उनके पास, और ये सारी चीजें, तो उनको इस चीज की क्या परवाह है। तो वो उन्होंने तो 1 अरब डॉलर दूसरी टाइम मांग लिया, उसके बाद फिर मजीद सरमहरी आई हमारे और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में। बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम तुर्की के ब्लॉक में चले गए, उनकी छतरी तरह हम लोग चले गए, तो वो बात उनको नहीं अच्छी लगती एमबीएस को। सऊदी अरेबिया और टर्की के आपस में अगर हम तारीखी तौर पर देख लें तो बड़े सारे मसाइल हैं उनके, तैयब उर्दवान उनको नहीं अच्छे लगते, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप जाके तैयब उर्दवान को अपना बड़ा कहें, हम आपके बड़े हैं, हम आपको पैसे देते हैं, तो भाई हम ही सारा कुछ आपका इख्तियार रखते हैं। तो उन्होंने, और साथ में अपने कजनों को भी उन्होंने कह दिया था, यूएई वालों को, उन्होंने कहा भाई 3 अरब हमने भी आपको दिए थे, जल्दी करो ये निकालो वापस।
तो वो फिर सारी चीजें जो है वो फिर खान साहब ने इधर उधर 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 देखकर मतलब कोई और तो नजर नहीं आया। तो फाइनली आईएमएफ ने तो ऑलरेडी हमें जो लोन दिया हुआ है वो तो हमारा जो बहुत सारे और इश्यूज है हमारे जहां पर वो पैसे जा रहे होते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि बिजली महंगी कर दो, ये कर दो, ये टैक्सेस लगा दो, वो टैक्सेस लगा दो, तो ऑलरेडी हम वहां पे मतलब बंधे हुए हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा यार आखिरी आसरा हमारा है चाइना। तो फिर चाइना से उन्होंने कहा कि भाई आप हमें पैसे दे दो, वो भी तो भाई कारोबारी लोग हैं, वो कोई फ्री का पैसा थोड़ी देते। अगर यहाँ पे 2% मार्कअप था तो 5% मार्कअप लेके इनको पैसे दे देंगे, उनका कारोबार यही है। वो पैसे पकड़ा देंगे, चलो जी हमारा मार्कअप तो हमें 5 या 6% के हिसाब से मिल जाएगा। और पाकिस्तान वक्ती तौर पे सऊदी अरेबिया से यूएई से अपने पैसे जो है वो इनके वजीर मौसूफ हुआ करते थे, मुराद सईद साहब सबात वाले, जो 200 अरब डॉलर मुंह पे मारने वाले थे। तो मैंने परसों लिखा ट्विटर पे कि वो अरब उस 200 अरब में से ना 6 अरब तो डॉलर की जस्ती करके एमबीएस और ये राशिद अल मखदूम साहब के मुंह पे मारने के जाओ यार तुम्हारी हैसियत क्या है, 6 अरब डॉलर की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम लोग हमें मारो, तो वो तो बस मुंह पे मारो। लेकिन फकर इनका जो एटीएम कार्ड कहलाते हैं इमरान खान साहब के, हमारे जो बड़े हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हर जगह जाके एक भाषण जो है वो देकर आ जाते हैं और उसके बाद होता वादा कुछ है नहीं, सिर्फ भाषण ही चलता है। तो वो उनके एक बड़े एटीएम दोस्त हैं जहांगीर तरीन, वो सुना है वो वापस आ रहे हैं या वापस आ गए हैं। तो अब चीनी की प्राइस कहाँ जाएगी? मैं वो खाने वाली चीनी कह रही हूँ, कभी हमारे इंडियन दोस्त समझे हम चाइना को खाने वाले हैं, नहीं भाई हम चाइना को नहीं नहीं खा रहे, नहीं हम शुगर की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तकरीबन 4-6 दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और एकदम से वापस आए हैं वो। लेकिन अभी खबरें आरजू ये भी गर्म है कि जो चीनी हमें 100 या 110 रुपए किलो मिल रही है, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि वो जाके 120 से 130 पे भी जा सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है, जहांगीर तरीन साहब बिजनेसमैन है। हाँ, उन्होंने एक ऑफर लगाई भी है कि भाई मैं आपको जो चीनी है वो आपको 85 या 90 रुपीज पर केजी दे दूंगा, मेरी अपनी मिल्स की जो जितनी मतलब प्रोडक्शन है उसकी। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं कि जो रिपोर्ट इन्होंने फरवरी में पब्लिश की थी शुगर माफिया के हवाले से, उसके अंदर किन का नाम था? जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, अब्दुर्रहमान साहब के बेटे में नाम बोल रहा हूँ, वो और बहुत सारे लोग ये थे, वो लोग जो उस चीनी माफिया का सराहना थे, सबसे बड़े लीडर थे। उनको क्या सजा मिली? कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा उन लोगों ने 250 अरब रुपए हमारी जेबों से निकाला। शुगर जो 53 रुपए पर केजी मिल रही थी, फिर उसका सारा कुछ लगा के उसके जो मतलब उसकी कॉस्ट आती है और जो मिल मालिकान का प्रॉफिट लगा के 63.5 पर केजी उसको मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। वो चीनी हम 110 रुपए किलो हम पिछले 7, 8 या 9 महीनों से खरीद रहे। तो वो अगर अभी 1 महीने के लिए अपनी चीनी उसके पास 20,000 टन या 30,000 टन या 1 लाख टन चीनी अगर वो 90 रुपीज या 85 रुपीज पर केजी दे दे, तो कहेगा देखे यार मैंने कितना बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तानियों के ऊपर। पहले टीका लगाओ और फिर उसमें से जो है ना 2-3 अरब की सब्सिडी देके, हालांकि वो सब्सिडी भी हुकूमत देगी और जहांगीर तरीन के मजीद जो तिजोरियां हैं वो भरेंगी। लेकिन वो कहेंगे यार देखो, इमरान खान साहब भी कहेंगे देखे यार हम कितना मतलब चीनी चोर के नारे लगाते थे, लेकिन बंदा कितना अच्छा है, 10 रुपए किलो उसने कम कर दिया चीनी हमारे लिए। तो वो उसके और बहुत सारे मतलब पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं बात कोशिश करता हूँ कि छोटी कर लूं। वो इमरान खान साहब के किचन को, उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को चलाने वाले यही लोग हैं। इमरान खान साहब खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यार लाइफ मतलब अच्छी गुजारे, 2 लाख रुपए तनख्वाह है मेरी, 2 लाख में मेरा गुजारा होता नहीं है। फिर इतने खर्चे आरजू कहाँ से होते हैं? आप खुद काम करती हैं, मैं खुद काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, मुझे अंदाजा है कि कितना मुश्किल काम है, स्पेशली इस हुकूमत के अंदर। तो खान साहब के पास कौन सा अलादीन का चिराग है? इन एटीएम्स को अगर साइड पे कर दे तो कौन सा अलादीन का चिराग है कि जिसकी वजह से खान साहब की रोटियां चल रही? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और इसके साथ ही मीडिया को मुसलसल दबाया जा रहा है, जैसे मैंने बात की थी जियो टीवी की और मीर शकील रहमान की। क्या समझते हैं आपके कहाँ देखते हैं 8 महीने के बाद उनको छोड़ा गया है, 1 मंथ तक वो जो है उनको बंद करके रखा गया, लेकिन वो रिजल्ट ना ले पाए जो गवर्नमेंट चाह रही थी और आखिर तंग आके उनको उनको रिहा करना पड़ गया। लेकिन मैं सल्यूट करती हूँ जियो टीवी और उसकी इंतजामिया को कि वो अपने जो उनका एक तरीका है सच बोलने का, बात करने का, उससे वो पीछे नहीं हटे।
सबसे पहले तो मैं शकील साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मैं कहता हूं मुझे 100 इख्तिलाफ सही मीर शकील साहब के मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता लोग करते हैं पाकिस्तान में, सिर्फ मीर शकील साहब नहीं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिस केस में उनको अंदर किया गया था वो बिल्कुल ऐसा था जिस तरह राणा सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाली गई थी, ख्वाजा सादकी के ऊपर कोई और केस ठोका गया था, एहसन इकबाल के ऊपर जो है वो नारोवाल में कोई ग्राउंड बनाया था उन्होंने, उसका केस ठोका गया था। तो सेम लाइक दैट जो है मीर शकील के ऊपर भी उसी तरह का केस ठोका गया था कि वो पता नहीं कोई 50 साल या 30 साल या 35 साल पहले उन्होंने पेशावर लाहौर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, तो उनको कहा कि आपने यहाँ से सड़क खत्म कर दिया, भाई सड़क खत्म कर दी, उसका जुर्माना हो गया, जो ऊपर देगा ना, उसके लिए कौन सा मसला है। लेकिन मकसद वो भरना नहीं था, आरजू मकसद ये था कि जियो टीवी या जंग ग्रुप वो एक टफ टाइम दे रहा है इस हुकूमत को और साथ में एस्टेब्लिशमेंट को, तो लाजमी सी बात है और तो कुछ कर नहीं सकते। एक दफा आपको याद होगा मुशर्रफ गवर्नमेंट में जियो को बंद किया गया था, जियो के शीशे तोड़े गए थे, और ये इमरान खान साहब का जब धरना था तो ये बाकायदा पथराव करते थे, क्योंकि जियो का दफ्तर डी चौक के बिल्कुल पास है, वो बिल्डिंग थी उनकी, तो ये बाकायदा पथराव किया करते थे। तो ये लोग उस वक्त के मैं कहता हूं कि जियो के ऊपर मतलब इनका जिसे कहते हैं कि एक इनके दिल भरे हुए, इनको एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ी चपकलिश है इन लोगों के दिलों में, बड़ा जिसे कहते हैं जहर है मैं कहूंगा। भाई आप उसको टैक्स के ऊपर पकड़ लो जेन्युइन तरीके से, किसी और जेन्युइन इशू के ऊपर पकड़ो, इस चीज के ऊपर ना पकड़ो कि वो आपकी वाह नहीं करते, वो आपकी इमरान खान की तरह चमचगिरी नहीं करते, डॉक्टर मुहीद की तरह मतलब शक नहीं करते, या दूसरे जो ये ARY वाले कुछ लोग हैं तो उसकी तरह आपकी मतलब चापलूसी नहीं करते, आपके जूते पॉलिश नहीं करते। तो भाई वो अपने काम उनको करने दे, और अगर वहां पे कोई गलत चीज वो करते तो आप उनको मैं कहता हूं फांसी पे लटका दे, लेकिन पकड़ के। ये तरीका नहीं है कि आप उनको कहें कि भाई आप मेरी वाह शुरू कर दें, अगर आप वाह नहीं करेंगे तो मैं आपको इस तरीके से रगड़ा दूंगा, कभी आपके सरकारी इश्तिहारात बंद करा दूंगा, कभी जो है आपकी ट्रांसमिशन जो है वो सस्पेंड करा दूंगा केबल से, कभी क्या मुख्तलिफ तरीकाकार है जो किया जा रहा है मीडिया को सेंसर करने के लिए। सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं 24 न्यूज एक बड़ा चैनल है ना, लास्ट 72 डेज से आरजू वो बंद है, ब्लैक आउट है वहां पर। आज भी जब हम धरने में मौजूद थे तकरीबन 3-3:30 बजे डी चौक में पार्लियामेंट के बाहर हमारा एक धरना था, मैं खुद वहां पे था, मैं गया हूँ, तो वहां पे हामिद मीर साहब थे, हमारे PFUJ के, RIFUJ के और नेशनल प्रेस क्लब के हमारे सारे दोस्त वहां पर मतलब मुनीर जहांगीर और ये हामिद मीर साहब वगैरह सब आके वहां पे मौजूद थे इस चीज के लिए कि भाई खान साहब तो कहते हैं कि मेरी हुकूमत में जितनी लिबर्टी मीडिया को दी गई है इतनी किसी और हुकूमत में नहीं थी। तो उसको दिखाने के लिए हम ये मुजाहरा कर रहे थे कि खान साहब आप लोगों को गुमराह ना करें, लोगों से झूठ आप बोल सकते हैं, हमसे आप नहीं बोल सकते। बल्कि हामिद मीर साहब ने तो एक बड़ी जबरदस्त बात भी की वहां पर कि खान साहब कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर और हम मुंह पे हाथ फेरते हैं कि यार मैं आपके साथ ये करूंगा, मियां नवाज शरीफ और उसकी पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब और उसकी पार्टी को धमकी लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं मुंह पे हाथ फेर के आपको कहता हूं कि मैं आपको एक्सपोज करूंगा, और ऐसा एक्सपोज करूंगा कि सारी जिंदगी के लिए आप याद करेंगे। तो बल्कि मैंने वहां पे जो मतलब हमारे जर्नलिस्ट लोग थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप लोग क्यों मतलब नहीं एक्सपोज करते, वजह क्या है, कर लिया करें एक्सपोज। ये कब तक ये चीज चलती रहेगी कि हम लोग शप वाली कहानियां करते रहेंगे। मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, अगर हम बैक फुट पे रहेंगे और हम कहेंगे कि कभी एस्टेब्लिशमेंट वाले हमें दबाते रहे, कभी हुकूमत हमें दबाते रहे, हुकूमत वाले हमें दबाते रहे, और ऊपर से सारा अपना गन, अपना ब्लंडर, अपना जो ये गन करते रहते हैं उसका मलबा आप मीडिया के ऊपर फेंक दो और कहो कि यार मीडिया वालों ने ये गलत कर दिया, मीडिया वालों ने वो गलत कर दिया, बजाय इसके कि आप अपनी इस्लाह करें, अपने आप को ठीक कर दें। आपने वो नहीं करना, लोगों को डिलीवर नहीं करना, लेकिन करना क्या है, मीडिया को सिर्फ जो है पॉइंट आउट करना है मुख्तलिफ किस्म के। आप जिस तरह टीका एक्ट इन्होंने 2016 में अफसोस के साथ कि जो आज मियां नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाम लेकर बोल रहे हैं, इनके हाथ का बना हुआ वो एक्ट आज हमारे गले का पन्ना बना हुआ है। आजू उसमें बहुत सारे लोग आपने देखे हैं, उसमें मुझे भी नोटिस आया था और हमारे तकरीबन मोर देन 50 और जर्नलिस्ट जिनको बाकायदा नोटिस गए वो उस एक्ट के तहत गए हुए।
वो एक्ट ऐसा बनाया हुआ है कि आप अगर इनकी मर्जी का नहीं बोलेंगे तो फिर आपको उस तरीके से ये आपके स्क्रूज टाइट करेंगे, आपकी ट्विस्टिंग करेंगे। और मतलब उसके अंदर जो 2016 में बना था उसको भी मैंने पढ़ा, फिर 2018 में उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन अब 2020 में जो उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई है दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज अगेंस्ट, मतलब जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को चाइना की तरह या नॉर्थ कोरिया की तरह बना दें कि जो वो चाहेंगे, या सऊदी अरेबिया में जहां पे किंगडम है तो उस तरीके से बना के लोगों को अपने तरीके से आप इस्तेमाल। सबसे पहले तो फखर खान साहब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि बनाना क्या चाह रहे हैं। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि शायद मदीना की रियासत जो जब बने तब हम ना हो, और कभी वो कहते हैं टर्की की तरह बनाना है, कभी सऊदी अरब की तरह बनाना है, कभी कुछ बनाना है, ईरान की तरह, कभी ईरान की तरह। तो अभी तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। अब कोई उनसे हो सकता है किसी बात वो कहे हम हिंदुस्तान की तरह बनाना चाह रहे हैं, किसी वो ये भी बोल देंगे। नहीं, तो अभी उनको आखिरी स्टेटमेंट उनके चाइना का नाम आया, अभी आखिरी जो बयान उनका है वो तो कह रहे हैं उनके टाइम है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा चाइना मॉडल में यहाँ पे बनाऊंगा, पाकिस्तान को चाइना की तरह बनाऊंगा। बिल्कुल, अब वो चाइना पे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा-ऐसा करके वो इंडिया, नेपाल और जितनी कंट्रीज़ आती हैं साउथ एशिया में, मेरे ख्याल है हर जगह पहुँच जाएँगे। लेकिन ये आईजी जो उठाए गए थे, आईजी साहब बेचारे मतलब मासूम से मुझे वो लग रहे हैं कि क्या कोई मान ही नहीं रहा था। पहले तो कोई कह रहे थे नहीं हुआ, कोई कुछ, और यहाँ तक कि मैंने कहीं एक बड़ी फनी सी ट्वीट पढ़ी थी कि किसी ने लिखा था कि शायद आईजी ने खुद ही फोन करके कहा मुझे उठा लो। तो वो ये भी हो सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? दूसरे बिल्कुल इमरान खान साहब तो उससे बिल्कुल इनकारी थे, तो कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो सब कुछ जो है एक प्रोपेगेंडा और एक मजाक बना के रखा है उन्होंने। अब तो अफसोस है इस बात का कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, लेकिन बेशक वो डमी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट। अफसोस है कि गुलाम हुसैन साहब और साबिर शाकिर साहब को जिस दिन वो इंटरव्यू दे रहे थे तो साबिर शाकिर साहब ने बड़े हंसी के अंदाज में वो कहते कि वो अखबार किया गया था, किसी को लोग कह रहे थे, कहते किसको, कहते आईजी सिंह को, कहते क्या मतलब, कहते सर वो कह रहे थे ना कि किसी कोई लोग कह रहे थे कि उसको अगवा किया गया था। यानी माशाल्लाह दोनों जो मतलब साइड पे जो इंटरव्यू लेने वाले थे और जो इंटरव्यू देने वाले थे, दोनों के ऊपर तो मैं क्या कहूं, लेकिन अफसोस ही होता है कि वो उस वक्त भी कह रहे थे कि यार ये एक प्रोपेगेंडा है, एक मजाक है। कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये दुनिया आपके किस बात पे भरोसा करेगी, किस बात आपकी कौन सी बात को सीरियस लेगी? आप कहते हो कि दुनिया में आपको कोई सीरियस नहीं लेता, भाई आप खुद अपना मजाक खुद बनवाते हो। आईजी सिंह को किडनैप किया गया था आरजू 18 और 19 अक्टूबर की रात को कराची में, जिस दिन कैप्टन सफदर और मरियम सफदर के होटल रूम में ये बाकायदा रेड किया गया था, जो मतलब उसका तो खैर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी को कोई अलाउ नहीं है कि आपके मतलब प्राइवेट रूम में, आपके घर में घुस, इवन उनके पास वारंट होंगे तब भी अगर हार्ड कोर्ट क्रिमिनल हो तो उनको भी ऑर्डर ऑफ किया जाता है। आप एक होटल 5 स्टार में वो ठहरे हुए, भाई उन्होंने कहा भाग जाना है, वही रहेंगे ना, आप नॉक करेंगे तो निकल आएंगे। कैप्टन सफदर साहब निकले भी और फिर आप रूम में उनके गए हैं, वहां पे मतलब रात के 2 या 2:30 बज रहे। कौन सा तरीका है? मुझे तो ये मतलब मुझे तो ये अखलाकियात समझ नहीं आती, किस किस्म की मतलब ये लोग जुबान तो जिस तरह की ये इस्तेमाल करते हैं उससे तो मतलब क्या 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 कहा जा सकता है। वो तो इन्होंने तो सारा कुछ बदल दिया। उसके बाद आप आईजी को उठाते हैं, आपका एक ब्रिगेडियर आता है और आपके कोई कर्नल शर्नल और इस तरह के अपने साथ बंदों को उठा के ले आते हैं, और वो आईजी सिंध को एक ग्रेड 22 का ऑफिसर जो पूरे सिंध के पुलिस का हेड है, उसको उठा के वो लेके जाते हैं और उसको कहते हैं कि अपने पुलिस वालों को कहो कि यहाँ पर कर। और फिर खान साहब कहते हैं कि ये सिंध पुलिस की कार्रवाई है, इससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। चले, मैं कहता हूं जो जनरल कमर जावेद बाजवा है जैसे भी है, लेकिन उन्होंने कम से कम, वो मीडिया का प्रेशर था या कुछ भी था, लेकिन उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और चले उनका कल मतलब उनकी रिपोर्ट भी आई। लेकिन आरजू बात यह कि उसमें जो रिपोर्ट का एक थोड़ी सी एक समरी सी थी, उसमें यह लिखा हुआ है कि यार जो वहां हमारे जवान थे वो जज्बाती हो गए। यार मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन से जवान, जो पुलिस वाले हैं क्या वो मतलब जवान नहीं है? क्या उनके जज्बात नहीं है?
कि इनके जवान के मतलब बड़े जज्बात है, वो जज्बाती हो गए थे कि वो जाके आईजी सिंध को उठा के गायब कर गए वो लोग। 3-4 घंटे आपने उसको आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपने उसको किडनैप किया हो, और आप कहते हैं कि यार वो हमारे जवान जज्बाती हो गए थे। मुझे इन जज्बात की समझ नहीं आती, ये जज्बात किसी सही जगह पे क्यों काम कभी नहीं आते, ये मुल्क के लिए क्यों नहीं यूज होते, जो इस तरह की चीजों में यूज होते हैं। क्यों भाई? कि आपने किसी किसी ने भी आपको ऑर्डर तो किया हुआ है ना, आखिर उस ब्रिगेडियर को या जो वहां का वो मतलब जो भी लोग थे, उनको किसी ने तो आखिर ऑर्डर किया है ना, या जो भी उन्होंने किया, या खुद मतलब उनको कोई मतलब ऊपर से अल्लाह की तरफ से कोई जैसे कि वही आ रही है और उन्होंने कहा चलो जी निकलो, और कैप्टन सफदर को और उससे पहले जो है आईजी को उठा के और उसको फोर्स करो और उसको कहो कि जाके कैप्टन सफदर और मरियम सफदर के रूम पे आप लोग रेड कर दो। मतलब ये कौन सा तरीका है? आपने गैर कानूनी काम किया, बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपने किस किस्म की वायलेशन की हुई है। आप एक खुद यूनिफॉर्म पर्सन है, दूसरे यूनिफॉर्म पर्सन को आप किस तरीके से किडनैप कर सकते हैं? आपका काम है मुल्क की हिफाजत करना, आपका काम लोगों को अगवा करना नहीं है। वो भी किसको? आईजी सिंह। और उसकी जस्टिफिकेशन है कौन दे रहा है? मैं आपको नाम दे देता हूं। उसकी जस्टिफिकेशन है हमारे माशाल्लाह से इत्तलाआत के जो वजीर है आजकल, शिबली फराज साहब, जिन्होंने अहमद फराज साहब का नाम किया वो तो सब कुछ डबो दिया। वो शुगली शुगली फराज कहलाएगा। शुगली फराज, सही, आपने जबरदस्त वर्ड यूज किया कि शुगली फराज होगा। इमरान खान साहब बजाते खुद इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब, उसके बाद वो कोई अकबर शकबर शहजाद अकबर जो है वो, शहबाज गिल, पता नहीं वो फयाज चौहान जो उस वक्त है यार, वो तो मतलब उनकी छुट्टी तो नहीं हुई थी, वो पता नहीं कौन कौन था जो ये नहीं सफाइयां पेश कर रहा था कि यार सिंध हुकूमत ड्रामा कर रही है, सिंध हुकूमत ड्रामा कर रही है। और एक चीज और, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि भाई मैं खुशाइन करार दे रहा हूं इस रिपोर्ट की, इंक्वायरी जो हुई उसकी रिपोर्ट आई। मैं कहता हूं बिलावल साहब, आप उनको कहें भाई जिन लोगों का ये कारनामा था, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूं और बिल्कुल सही किया हूं, बिल्कुल सही किया, आप उनको ऐसी सजाएं दें कि आइंदा के लिए एक तो कोर्ट मार्शल लाजिमी करवाएं, दूसरी चीज ये कि आइंदा के लिए किसी की जरूरत ना हो, अगर मेरे पास हुकूमत ने मुझे कोई अथॉरिटी दी हुई है तो इट्स डजंट मीन कि मैं जाके लोगों के घरों में घुसूं और लोगों को उठाता फिरूं। नो, ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। स्टेट ने आपको स्टेट के काम के लिए रखा हुआ है, इस काम के लिए नहीं रखा हुआ कि आप किसी को गर्दन से पकड़ के इधर उठा लें, उसको पकड़ के उधर उठा लें। ये काम आप अगर करेंगे और ऊपर से कुछ हमारे उस दिन वो कोई जनरल अमित शेर साहब बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, लेकिन उनकी वीडियो में मैं मतलब देख रहा था, वो कहते हैं कि यार ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है। ओ भाई, तुम खुद प्रोपेगेंडा के लिए तुम खुद टूल्स और सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, खुद जिम्मेदार है वो सब चीजों के, खुद जिम्मेदार है, और ऊपर से मलबा आप किसी और के ऊपर करना, मतलब किसी और का कंधा तलाश करें कि यार इसने कर दिया उसने कर दिया। इसको किसने कहा था कि आप जाके उस बंदे को किडनैप पूछो ना उससे, उसको सख्त से सख्त सजा दो। और दूसरी बात, उनके नाम उनकी शक्लें लोगों को दिखाओ बाकायदा, जिस तरह नवाज शरीफ की तस्वीरें छपती है कि ये इतनी सजा हो गई, मफरूर है, मरियम नवाज है, बिलावल भुट्टो है, फरियाद तालपुर है, आसिफ अली जरदारी है, जितने भी लोग हैं उन सबको तो आप पूरी मीडिया में उसका जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम करके छोड़ते हैं, इन लोगों का क्यों नहीं? मैं अगर किसी को किडनैप करता हूं, उसकी कौन सी सजा होती है कानून के अंदर? और एक यूनिफॉर्म पर्सन के लिए तो मैं कहता हूं वो सजा डबल होती है। अगर सिविलियन में ऐसा कोई काम करता हो तो वो कानून में कितनी सख्त सजा है उसकी। तो जो यूनिफॉर्म है और जिसको अथॉरिटी दी गई है, जिसके शोल्डर पे बैजेस लगे हुए हैं, जिसने यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ, और वो ये काम करता है, तो मैं कहता हूं उसकी सजा जो है ना, वो नॉर्मल कानून के अंदर जो सजा, उसकी डबल सजा उसको दे दे कि आइंदा के लिए कोई इस किस्म की जरूरत ना कर सके। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले फकर, आपका एक तो गला आपका बहुत खराब हो रहा है, आप जो है वो गर्म पानी में शहद डाल के और साथ या फिर अदरक का पानी जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो लें, और अगर उससे भी ठीक ना हो तो आप हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं असफन यार भंडारा, उनसे थोड़ी सी ब्रांडी ले लें और ब्रांडी में जो है शहद मिला के और अदरक मिला के लें,
और बिल्कुल आपका गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अब इस पे कोई मुझे कुछ बोले नहीं कि मैं ब्रांडी का नाम ले रही हूँ। ब्रांडी जो होती है वो मेरे ख्याल है उसमें अल्कोहल नहीं होती शायद, हाँ है ना, मगर तो एनीवे तो अब वो असल में भंडारा साहब की क्या बात है, वो तो मतलब लेकिन यार तुम्हें आदमी है, गला लेकिन बिल्कुल आपका बहुत ठीक हो जाएगा और ना कुछ ना मिले तो दवाई आप के तौर पे, दवाई के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। अमीन नहीं गंडापुर साहब तो उसको आपको शहद के तौर पे बिल्कुल। इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे अभी उन्हीं का नाम लेने वाली थी कि अगर कहीं से ना मिले तो अली अमीन गंडासपुर वाले जो है उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो आपको मेरा ख्याल है कुछ और दे देंगे, अब ब्रांडी के बजाय उससे भी हाई क्लास कुछ लेके वो घूमते हैं। तो लेकिन जाने से पहले फकर, क्योंकि आपका भी जो है वो एक यूट्यूब चैनल है जो आप बहुत जबरदस्त आप रन कर रहे हैं और उसपे बड़े अच्छी डिबेट्स थैंक होती यू, हैं। तो थैंक यू। और इसी तरह से जैसे हमारा भी है, तो हमारे जो देखने वाले हैं ज्यादातर, आपको पता है कि हमारे इंडिया से बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें देखते हैं और फिर बिल्कुल हमें बताते बिल्कुल। भी हैं कि ये चीज अच्छी है वो चीज अच्छी नहीं है, माइक पे बहुत चीटी 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 करते रहते हैं। तो उनके लिए जो है आपको पता है कि दिवाली आ रही है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम जो है वो एक उनको पहले से, क्योंकि जब ये वीडियो लगेगी उसके नेक्स्ट डे ही जो है वो दिवाली फेस्टिवल है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने दोस्तों को जो है वो दिवाली की मुबारकबाद दें। तो पहले आप कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने देखने वालों से? बिल्कुल। मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या हमारे व्यूवर्स ना भी हो, लेकिन जो उस हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, दिवाली उनकी एक बहुत बड़ा एक त्योहार होता है। तो मैं उन सबको एडवांस में यही कहूंगा कि आप लोगों को एडवांस में दिवाली की मुबारकबाद हो। और मतलब मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोगों की जो जिंदगियां हैं वो हर रोज आपको इस तरह की खुशियां मिले, जिस तरह आप लोगों को दिवाली वाले दिन या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को ईद वाले दिन या हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों को क्रिसमस वाले दिन जिस तरह वो खुश होते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये दुआ करूंगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं दिवाली के हवाले से उनको मुबारकबाद भी दे दूं। होपफुली ट्विटर पे भी उस दिन मैं यकीनन वो तो दूंगा, लेकिन ये इस वीडियो के जरिए भी मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यार हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, जहां जहां पर भी आप लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में हमारे बहुत ज्यादा दोस्त रहते हैं, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत ज्यादा इलाकों में बहुत ज्यादा मुल्कों में हिंदू कम्युनिटी हमारी आबाद है। पाकिस्तान में भी नो डाउट अबाउट दैट कि यहाँ पर भी उन सबको मैं यही कहूंगा कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम फखर बिस्मिल्लाह। थैंक यू। और बिल्कुल मेरी तरफ से भी मैं भी हाथ जोड़ के आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद दिवाली की। और आई विश कि हम सबकी जिंदगियां जो है वो ऐसे ही रोशन और खूबसूरत हो जैसे कि दिवाली के दिए होते हैं। और जिस तरह से लाइटिंग होती है, और मैं देखती हूँ अक्सर गूगल पे सर्च पे और वैसे भी पिक्चर्स आती रहती है ट्विटर पे, सब जगह बहुत खूबसूरत घर सजाया होता है इंडिया में और सब जगह, यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो दिवाली मनाई जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये एक सीजनल फेस्टिवल है, ये सिर्फ फकत सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड है, बल्कि ये रोशनियों का एक बहुत खूबसूरत सा फेस्टिवल है जो मेरे ख्याल है सबको ही मनाना चाहिए। जैसे क्रिसमस जो है वो भी पाकिस्तान में चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग मनाते हैं। इसी तरह से दिवाली भी एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है और बड़ी अच्छी अच्छी इसमें बातें बताई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी जाती हैं। और खासतौर पे जो रंग बिरंगे दिए, जो मैंने कोशिश भी की है कि हमें वो पिक्चर एक हमने लगाई है बैकग्राउंड में कि लोग देख सकें, हम सामने भी लगाई थी थोड़ी देर के लिए और ट्विटर पे भी लगाई है। तो इसी तरह से सबकी जिंदगी जो है बहुत रोशन रहे, बहुत सक्सेसफुल रहे और बहुत कलरफुल रहे, इसलिए कि रंगों से ही जिंदगी है। बहुत शुक्रिया फकर कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सब देखने थैंक यू। वालों का भी बहुत शुक्रिया। आप जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल्स को, बल्कि हम दोनों के चैनल्स को, फकर के भी और मेरे भी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू। क्योंकि अक्सर आप लोग जो है वो हमारी डिबेट्स देखते हैं, हमारे शोज देखते हैं और उसके बाद 9 तो 11 हो जाते हैं। बहुत बुरी बात है, मैं बता रही हूँ। तो इसलिए आप लोग सुधर जाएं और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फकर। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।